साथियों नमस्कार। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस ऑनलाइन चौथे क्लास में आप सबका स्वागत है। कुछ तकनीकी खराबी और विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण मैं आपके पास फिर आज विलंब से आया। सबसे पहले आज का ये पाठ आरंभ करने से पहले मैं डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा जी का आभार व्यक्त कर दूं कि वो मेरे सारे लेक्चर्स को जो मैं आपसे फेसबुक पे ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ वो इस लेक्चर को उठा करके यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं और उस यूट्यूब को हमारे सैकड़ों साथी पसंद कर रहे हैं। मेरे पास फ़ोन कॉल करके यूट्यूब का लिंक मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब पे जाके www.youtube.com पर जाके अबाउट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कॉलम खोल ले। उसी के अंतर्गत मेरे सारे लेसन को डाल रहे हैं और आप जब कभी भी आपके पास अवसर हो तो आप YouTube खोल करके मेरे इन पाठों का अनुसरण कर सकते हैं। साथियों, कल मैंने आपसे चर्चा किया था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की क्रियाविधि कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं और मैंने आपको बताया था कि हमारी तंत्रिकाओं के अंदर जो एक्सोप्लाज्म के कणों की गति है वो 1/300 सेकेंड प्रति सेकेंड है। 1/300 प्रति सेकेंड है। ऐसी दशा में हम ये मान सकते हैं कि हमारे तंत्रिकाओं में कार्य करने की क्षमता हमारे रक्त और लिम्फ के कार्य करने की क्षमता की अपेक्षा 300 गुना ज़्यादा है। जब रक्त की कोशिकाएं औषधियों के तत्वों को संबंधित अंग के बाहरी कोशिकाओं की दीवार तक पहुंचा देती हैं तो वहां से तंत्रिका तंतु उनको लेकर के 1/300 प्रति सेकंड की गति से वो जा करके कार्य करके और वापस आ जाती है। यहां तक की बात कल हुई थी। आज हम कुछ और चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के विभाजन के संदर्भ में थोड़ा सा आपको ले जाना चाहेंगे। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटीज हैं, ये इलेक्ट्रिसिटीज मैंने आपसे कहा था कि हमारे 32 औषधियों के कार्यों पर नियंत्रण करती हैं और ये उन 32 औषधियों के द्वारा जिन अंगों पर पहुंचाई जाती हैं उन अंगों के कार्यों की क्रियाविधियों में भाग भी लेती हैं, जिससे उनको तेज या कम या सबसाइड करने में ये अपनी योगदान करती हैं। हमारी पहली इलेक्ट्रिसिटी है WE, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि समय कम है और आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मटेरिया मेडिका सब पढ़ चुके हैं। किन दवाओं में किन पौधों का समावेश किया गया है, ये आप सबकी किताबों में आपके सबके सामने, आंखों के सामने है। इसलिए उन बातों को लेकर के, उन नामों को दोहरा करके समय को बचाया जा सकता है, उनको ना लेकर के। व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी या WE ये हमारे सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। इसका मतलब हो गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में है, उस पर इसका नियंत्रण बहुत अच्छा है। जैसे हम बुखार में WE क्यों देते हैं? हम बुखार में WE का चयन एक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इसलिए करते हैं कि ये जाके हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पूरे के पूरे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जो बिना हमारी इच्छाओं के ही चल रही हैं, उन क्रियाओं पर अपना नियंत्रण कर लेती हैं। और जब उन क्रियाओं पर अपना नियंत्रण कर लेती हैं, उनको सामान्य अवस्था में ला करके छोड़ देती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर एक सामान्य अवस्था में आने की दशा में तैयार हो जाता है। शेष काम वो सारी औषधियां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से बुखार को ठीक करने में अपना सहयोग करती हैं। अब बुखार क्यों होता है?
बुखार यानी फीवर, जिसे एलोपैथ ने बुखार कहा। और हमने क्या कहा एक इलेक्ट्रोहोमोपैथ होकर के? हमने ये कहा कि हमारे शरीर के इस कान के बगल में एक हाइपोथैलेमस कैविटी हमारे ब्रेन के पास लगी हुई है। उस हाइपोथैलेमस कैविटी में एक छोटा सा प्यूटेटरी ग्लैंड लगा हुआ है। उसी प्यूटेटरी ग्लैंड के बगल में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। और थर्मोस्टेट यानी थर्म अर्थात ताप, थर्मोस्टेट शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। आप सबको पता है कि हमारे शरीर का जो तापक्रम है वो एक निश्चित सीमा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक शरीर के तापक्रम को बनाए रखता है, लगभग 37 डिग्री। क्योंकि अगर हम पॉइंट की बात करें तो किसी के शरीर के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट घट सकता है, कुछ पॉइंट बढ़ सकता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, न कि फ़ारेनहाइट। बाकी आप 98.6 फ़ारेनहाइट सब जानते हैं। 98.6 फ़ारेनहाइट के बाद शरीर में रक्त और लिम्फ यानी ब्लड और लिम्फ दोनों के कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म के इलेक्ट्रॉनों की गतियां बढ़ने लगती हैं। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी और उनके अणुओं में आपस में टक्कर होगी तो स्वाभाविक है कि तापक्रम बढ़ेगा। यानी सामान्य अवस्था में शरीर के सभी अंग की कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ये शांत रहते हैं। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करता हूं? हर तत्व के निर्माण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सहयोग है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये केंद्र के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अपने निर्धारित कक्षों में चक्कर लगाता है। हर इलेक्ट्रॉन की, हर तत्व के इलेक्ट्रॉन के अपने कई कक्षाएं हैं जो विभिन्न आवर्तों के आधार पर बनी हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित गति के आधार पर क्रिया करते रहते हैं। जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 8 से कम होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति है कि वो अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने की कोशिश करते हैं, कम से कम 2 और अधिकतम 8। जब कोई आपसी तत्व एक दूसरे से क्रिया करते हैं, चूंकि हमारे शरीर में तमाम तत्व हैं और वो निरंतर क्रिया करते रहते हैं, तो जब कोई तत्व आपस में क्रिया करता है, क्षमा कीजिएगा लाइट चली गई है, इस नाते मुझे बाहर निकल के आपसे बात करनी पड़ेगी। जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से आपस में क्रिया करता है तो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों में ही आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। और ऐसी दशा में कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बाहरी इलेक्ट्रॉन को तब ले पाता है जब उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन से अधिक हो, और या ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा तब छोड़ता है जब इसकी गतिज ऊर्जा अन्य की गतिज ऊर्जा से अधिक हो। यानी कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट पर उसकी गतिज ऊर्जा का एक विभिन्न योगदान है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर के कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के इलेक्ट्रॉन स्थिर दशा में रहते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा सामान्य रहती है, लेकिन किन्हीं अव्यवस्थाओं के कारण, वो अव्यवस्था कुछ भी हो सकती है, हमारे खान पान में गड़बड़ी हो सकती है, हमको कोई बाहरी आघात लग सकता है, या किसी भी दशा में हम ये मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन हमारे डिस्टर्ब होते हैं और उनमें टक्कर दी जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा स्वतः बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उन इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने से उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। और ये जब परिवर्तन हमारे थर्मोस्टेट में हो जाता है तो होता क्या है कि थर्मोस्टेट में ये परिवर्तन होने के कारण हमारे शरीर का ताप अनियंत्रित हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर WE क्या काम करती है? WE यानी व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे थर्मोस्टेट में जाकर के थर्मोस्टेट की क्रियाविधि पर अपना नियंत्रण कर लेती है। क्योंकि थर्मोस्टेट में जो क्रिया हो रही है वो अनैच्छिक क्रिया, वो हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं है। इसीलिए WE का कार्य सदैव हमारे शरीर के होने वाले सभी अनैच्छिक तंत्रों पर है,
जो भी गतिविधियां अनैच्छिक रूप से चल रही हैं, जो हमारी इच्छाओं के विपरीत चल रही हैं, उन पर जाके WE का कार्य बहुत अच्छा होता है। दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, अभी आज मैं शॉर्ट बता रहा हूं, फिर एक एक का अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं विस्तृत चर्चा करूंगा कि ये किन अंगों पर इसका प्रभाव कैसा होता है। दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है हमारी BE। मैं ये क्रिया विभाजन अंगों के आधार पे आपको वही बता रहा हूं जो मैंने अपने 35 सालों के अनुभव में और अपने स्वप्रिय अपने सहयोगियों और अपने गुरु से प्राप्त किया है। मैं किसी किताब की रटी रटाई भाषा पर कोई विश्वास नहीं करता। किताबें आज तक न इलेक्ट्रोहोमैथी समझा पाई हैं, न सिखा पाई हैं, और आगे भी अभी जब तक अच्छे लेखक ठीक से लिखने वाले नहीं आएंगे तब तक इन इलेक्ट्रोहोमैथी के किताबों में हमारे इलेक्ट्रोहोमैथी के नवयुवक जितने हैं वो सब उलझ के रह जाएंगे। इसलिए मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वही मेरी किताब है, जो मैं बोल रहा हूं यही आप लिख लें और यही आपकी किताब बन जाएगी। मैं किसी किताब से आपको इस बरामदे में खड़ा होकर के नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कमरे में लाइट चली गई है, इस नाते मुझे अपनी कुर्सी छोड़ के आपके पास बाहर आना पड़ा। दूसरी इलेक्ट्रिसिटी BE, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। इसका काम क्या होता है? ये शरीर के आर्टरीज और वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने का काम करती है, यानी इसका सीधा असर हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर है। शरीर में रक्त का जो एक स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, जो प्रकृति ने बना करके उसको दिया है, उसका स्वभाव है कि वो लगातार बहता रहे। अगर उसके बहने में कहीं रुकावट आ गई तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी। किसी भी शरीर के अंग में अगर दर्द हो रहा है और वहां पर सूजन है तो हम ये मान के चलते हैं और मानना भी चाहिए कि वहां पर चलने वाला ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और वहां पे रक्त के आगे जाने में बाधा उत्पन्न की गई है। जब हम BE का प्रयोग करते हैं तो ये BE उस संबंधित अंग तक पहुंच करके जहां पर रक्त का संचार रुका हुआ है, ब्लड ब्लॉक कर रहा है, उस स्थान पे जाकर के ब्लड को प्रॉपर चैनल में बहने के लिए ये व्यवस्थित करती है और स्वतः वहां का सूजन समाप्त होता है। हम केवल सूजन में BE का प्रयोग ही नहीं करते, मैंने आपसे पहले कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, इसके साथ जो सब साइडरी मेडिसिन हैं उसका उपयोग तो आपको करना ही है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक मोटे तौर बता रहा हूं कि WE आपका अनैच्छिक क्रियाओं नियंत्रण करता है और BE आपके ब्लड सर्कुलेशन को शरीर में प्रॉपर करती है, और BE का कोई दूसरा काम आज तक मेरी समझ में नहीं आया। तीसरी इलेक्ट्रिसिटी हमारी है GE, जिसे आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। इसमें जिन पौधों का मिश्रण किया गया है, ये सारे के सारे पौधे हमारे शरीर में बनने वाले WBC को कम करते हैं। कम करने का मतलब कि जब कोई पस टेंडेंसी हमारे किसी अंग में आ जाती है, पस बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, मवाद बनने लगता है, तब GE का काम होता है पस टेंडेंसी को चेक करना। यानी अगर आप BE और GE के घोल को किसी घाव पर ड्रेसिंग कर दें तो इलेक्ट्रोहोमैथी में इससे अच्छी ड्रेसिंग का मटेरियल कोई नहीं है। ये टिंचर बेंजीन का काम करेगी, ये बीटाडीन का काम करेगी, आप इसका प्रयोग करके देखें। मैं आपको बता दूं, वैसे मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा ये हाथ का अंगूठा है, मैं इसको और पास दिखा दे रहा हूं। इस अंगूठे में मेरे चोट लगी थी और ये नाखून मेरा पूरा रप्चर्ड हो गया था। आप लोगों ने फेसबुक पे इसका ऑपरेशन का मेरा ब्यौरा भी पढ़ा होगा। चूंकि मैं उस समय अपनी क्लिनिक बंद करके निकल रहा था और मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, मैं बीच रास्ते में था, तत्काल सर्जन से संपर्क किया और उनके पास गया तो उन्होंने इसको ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करके नाखून निकाल के वो ड्रेसिंग कर दिया और मुझे हाई पायरेटिक मेडिसिन उन्होंने खाने को दिया। चूंकि उन्होंने ऑपरेशन करके निकाला था, चोट के बाद ऑपरेशन का दर्द भी था, मैं दर्द से तड़प रहा था। 3 दिन मैंने उनकी दवाओं को खाया। फिर मुझे लगा कि मैं एक इलेक्ट्रोहोमैथिक फिजिशियन होकर के मैं दूसरों के दर्द का निवारण करने का दावा करता हूं, तो क्या मैं अपना दावा नहीं कर सकता? फिर मैंने अपने इलेक्ट्रोहोमैथी मेडिसिन से दवाओं को उठाया और उन दवाओं का मिश्रण बनाया और मैंने लेना शुरू किया। पूरे 24 घंटे तक मेडिसिन लेने के बाद मुझे अपने इस हाथ में दवा पता ही नहीं चला। संयोग से उन्हीं दिनों
मुझे गोंडा में क्लास लेने के लिए बुलाया गया और मैं ड्रेसिंग के साथ वहां पहुंचा था, चूंकि ड्रेसिंग हर तीसरे दिन मैं कर रहा था। और मैंने उन लोगों से कहा कि आप मेरे इस अंगूठे को जितना तेज दबा सके दबाइए, अभी ये 10 दिन का ऑपरेट अंगूठा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसको दबाने पर वहां पे दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। यह है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बी और जी का कमाल। पस बनने को रोक देता है जी, बी क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां प्रॉपर कर देता है, तो दर्द, सूजन और पस बनने की प्रक्रिया दोनों ही समाप्त हो जाती है। यानी जी हमारे शरीर में किसी भी स्थान पर पस को बनने से रोकती है। और पस बनता क्या है, जब आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी की एक निश्चित मात्रा शरीर में जो है आपके अपना काम करेगी, लेकिन उससे अगर काम बढ़ गया तो पस बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी दशा में केवल पस टेंडेंसी का मतलब यही नहीं है, कफ में भी आप देखते हैं, क्योंकि कफ जो बनता है वो भी एक तरीके से डब्ल्यूबीसी है। स्नोफीलिया जब बढ़ जाता है वहां भी हम जी का प्रयोग करते हैं। तो जी का ये काम है पस टेंडेंसी को रोकना। अगली इलेक्ट्रिसिटी आपकी है वाई और आर ई। इन दो इलेक्ट्रिसिटीज पर हमारी टीम काफी लंबी चर्चा करती थी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ जब मैं काम करता था, तो जब मैं पहले दिन उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। मैंने कहा सर मैं एमएससी करके आया हूं। उन्होंने कहा किस सब्जेक्ट से, मैंने कहा जूलॉजी से। तो बोले तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो जो एमएससी करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखने मेरे पास चले आए। पहले वो झल्लाए, लेकिन फिर चूंकि वो स्वभाव से एक संत थे, उन्होंने कभी अपना पीतांबर वस्त्र नहीं छोड़ा और उसी रूप में बैठ के रोगियों की सेवा करते थे। उन्होंने मुझसे कहा बैठ जाइए। मैं बैठा रहा, वो रोगी देखते रहे, मैं रोगियों की लाइन देखता रहा, उनकी बातें सुनता रहा और शांत मुद्रा में बैठा रहा। 1 बजे उन्होंने अपनी कलम बंद किया और मुझे अपने बगल की सीट पर बुलाया और बोले देखो अनिल, अगर मुझसे सीखना है तो वादा करो कि मैं जब सिखा दूंगा और जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन तुम जाके अपनी डिस्पेंसरी खोल लोगे। मैं उनसे वचनबद्ध हुआ। 2-4 दिन मैं उनकी लिखी दवाओं को पर्ची देते थे और मैं उनकी दवाओं से दवा बना करके रोगी को समझा करके दे देता था। 4 दिन उन्होंने मुझको कुछ नहीं बताया, सिर्फ पर्ची देते थे, मैं दवा बनाता था। 5वें दिन 1 बजे वो मुझे अपने साथ ले गए और सामने एक होटल रहता था। वो चूंकि उनको इडली डोसा और सांभर बहुत पसंद था, वहां पे दोपहर में वो उसको खाने का प्रयास करते थे अगर उनके पास समय रहता था। मुझको लेके पहुंचे, उस होटल पर बैठे और उन्होंने इडली डोसा का ऑर्डर दिया और हमसे कहे कि तुम कभी मुझसे 5 दिनों में ये नहीं पूछे कि मैं ये जो पर्ची बनाता हूं इनमें ये दवाएं क्यों लिखता हूं। मैंने कहा आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे सवाल कैसे कर सकता हूं, इतना कठिन सवाल। बोले तब तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। तुम प्रतिदिन मुझसे पूछो कि मैंने इस रोगी को इस मर्ज में उसकी शिकायत में दवाएं क्यों दी, और पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुम्हारे दिमाग में ये दवाएं क्यों आ रही हैं, इनमें क्या तुम्हारे दिमाग में समस्या है। और जब इस तरह का क्रम हमारे उनके बीच चला तो ये क्रम चलने के बाद मेरे मस्तिष्क में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति जो भ्रम था वो सदैव के लिए दूर हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियों का चुनाव रोगी की शिकायत के आधार पर, अंगों की कार्य क्षमता को देखते हुए, शरीर क्रिया विज्ञान के जानकारियों के अनुरूप ही दवाओं का चयन करना होता है। कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से आसान कोई पैथी नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होकर के मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जटिल और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से आसान, ये दोनों बातें कह रहा हूं। जटिल इसलिए है कि जब तक आपको अंग और अंगों की क्रियाविधि नहीं आएगी तब तक आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर तब तक नहीं बन पाएंगे, आप दवाएं ही नहीं खोज पाएंगे, दवा सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बगल में मैट्रिया मेडिका लेकर के बैठेंगे और उसमें एक रोग के नाम से 20 दवा दी होगी तो आप उन दवाओं को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किताबों को लिखने वालों ने कभी रोगी नहीं देखा। जो रोगी देखने का दावा करते हैं वो किताबों को सही लिखते, उन्होंने किताबों की नकल की, एक दूसरे की नकल उतारी। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटीज के बारे में जो अपना अनुमान लगाया, वहां पर वाई और आर ई के बीच में बड़ा कंफ्यूजन होता था। अब जैसे उदाहरण है कि एक पागल आपके पास कोई लेकर के आता है
खोखलपन का दौरा है। अब सवाल यह है कि रोगी के गार्जियन की शिकायत यह है कि यह खाता है, पीता है, भोजन मांगता है, परंतु यह अव्यवहारिक क्रियाएं करता है। अब अव्यवहारिक क्रियाओं में जब आप देखते हैं कि यह अव्यवहारिक क्रियाएं कर रहा है, तो आपको क्या लगता है एक फिजिशियन के आधार पे? यहीं पर आपको आर और वाई के दिमाग को लगाना पड़ेगा। हमारे अनेक साथी कहेंगे कि ये पॉजिटिव रोग है और ये निगेटिव रोग है। पॉजिटिव और निगेटिव में उलझ करके रह जाता है पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का समाज। अरे भाई, मैं ये कहता हूं कि आप पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर क्यों पालते हैं? हम रोग के सीमा को देखते हुए औषधियों को अंगवार जब हमने सेट कर रखा है, तो अंगवार औषधियों पॉजिटिव और निगेटिव कहां से है? हमारा इस पर सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से विरोध है। मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शब्दों का विरोध करता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप रोगी की शिकायत से अपने मस्तिष्क को, उसके कार्य क्षमता को देखते हुए, शरीर की क्रिया विधि को समझते हुए औषधियों का चुनाव करें। जब एक व्यक्ति खा रहा है, पी रहा है, अपने सारे काम कर रहा है, लेकिन वह अव्यवहारिक प्रक्रिया अपना रहा है, यानी कुल मिलाकर के उसकी ऐच्छिक क्रियाएं समान हैं, लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं उसकी विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो फिर हम यहां पे अगर वाई दे देंगे तो और डल हो जाएगा। हम यहां पर चुनाव करेंगे आर ई का। आर ई को देते ही उसके शरीर के सभी अंगों की क्रियाशीलता जो असामान्य है वो सामान्य की ओर बढ़ने लगेगी, और ऐसी दशा में वो रोगी अपने सामान्य स्थिति में आने की ओर अग्रसर हो जाएगा। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि आर ई का प्रयोग हम उस दशा में देंगे जब हमको ये लगता हो कि इसके शरीर के अंगों की क्रिया आ चुकी है, और वाई हम तब देंगे जब हमें लगता हो कि बिल्कुल, जैसे वाई कोई रोगी आपके यहाँ चिल्लाता हुआ, तड़पता हुआ आया, दर्द से चिल्ला रहा है, बहुत तेज उसको करा रहा है, या सड़क पर कहीं पर कोई दंगा फसाद हो गया, कोई आदमी आपके पास आया बहुत घबराया हुआ, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये आपको देखते लग जाएगा कि इस रोगी की सारी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। वहां पे हमको वाई तुरंत देना पड़ेगा, वो वाई का काम है। तो आर ई और वाई ये दोनों बहुत ही संभाल के देना है। ये आप, चूंकि हमने 5 इलेक्ट्रिसिटीज के बारे में आपको संक्षिप्त एक भूमिका बनाई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए, चूंकि आज यहाँ पर लाइट भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताने के बाद में आज चाहता ये था कि मैं आपको औषध बनाने के प्रतिशत पे चर्चा करूं, लेकिन प्रतिशत पर या जो मेडिका में किताबें लिखती हैं पार्ट औषधियों के आगे, उस पर चर्चा मैं कल सुबह जरूर करूंगा। आप सब ऑनलाइन मेरे साथ रहिएगा। आज यहीं पर हमें समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप www.youtube.com पर जाके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्लास को आप सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।